वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये प्रोग्राम बना है आपके लिए जहां आप अपने स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप प्लीज़ उस सवाल को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम उस सवाल को इसी कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर शामिल करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ अ मार्केट एक्सपर्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल एट रेलिगर ब्रोकिंग ऑल्सो। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए रवि सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ट्रंप को लेके तो बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। द ग्लोबल इकोनॉमीज अब ये सोच रही है कि कैसे उनको एक नया डिक्टेट फॉलो करना है। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं और हमारा मार्केट तो कल थोड़ा बहुत रेजिलिएंट था, लेकिन आज बिल्कुल आप फार्मा स्टॉक्स जो कल चमक रहे थे, आज वो सितारे जो है वो जमीन पे है। क्या करना है ऐसे बाजार में? देखिए, जितनी वोलेटिलिटी ट्रम्प के बयानों में है उतनी वोलेटिलिटी मार्केट पे भी देखने को मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि अच्छा कोरिलेशन दोनों में चल रहा है। और इस समय चूंकि आपने आज जो मार्केट में गिरावट देखी है वो इस वजह से भी है क्योंकि यूएस का मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। वहां की खुद जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ नजर आया और उसी के बेसिस पे हमारे मार्केट पे वो गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डाउ जोन्स जिस तरीके से बिहेव करता है उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे वर्ल्ड के सारे मार्केट पर पड़ता है। और अभी के हिसाब से निफ्टी के लेवल्स देखे जाए तो मुझे लगता है 22,800 के बहुत इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म में 22,500 और जो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएं तो 22,000 तक के लेवल बड़ी आसानी से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और आने वाले अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 6 महीने अब मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव नहीं होंगे। पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अपने हाई को यहां पर टेस्ट करते हुए तो बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। हर हाई पर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। आज की गिरावट में थोड़ा पैनिक जरूर है, लेकिन पैनिक मत होइए क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट धीरे धीरे करके वापस रिकवरी दिखा के फिर से गिरावट की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि इन लेवल्स पर आप पैनिक होकर अपना सौदा काटें। स्ट्रैटेजी को समझें और बाकी आपको तो फॉलो कर ही रहे हैं तो स्ट्रैटेजी अच्छी बनी जाएगी उनकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी तो इस समय सबकी बिगड़ी हुई है बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा है। एवरी आवर एक नया बयान जो है वो ट्रम्प की तरफ से आता है। अब फार्मा जो कल स्पेयर था, आज ये आ रहा है कि फार्मा में अब जो आपने देखा भी नहीं है वैसा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं और फार्मा बिल्कुल त्रस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ ऐसे सेक्टर्स आपने चुने हैं जो रेजिलिएंट है ग्लोबल अनसर्टेनिटी से, जो डोमेस्टिक स्टोरीज है, जो आपको लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगी एज फार एज द इन्वेस्टिंग इज कंसर्न्ड? देखिए, इस समय सेक्टर वाइज अगर देखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हैं। आप देखिए, पावर सेक्टर की जो डिमांड अभी आगे निकल कर देखने वाली है वो काफी हद तक जो है वो अग्रेसिव आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जिस हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर आज यहाँ पर एक डिफेंसिव तरीके से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ ही पीएसयूज में खास तौर से पीएसयूज कंपनी की तरफ जाते हैं तो आपको एनर्जी से लेकर बैंकिंग काउंटर में आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढने पे साफ साफ मिल रही हैं। ये जरूर है कि अगर आप मैम पूछेंगे कि किन स्टॉक से सेक्टर से दूर रहना चाहिए तो शायद मुझे लगता है कि अभी भी ऑटो और आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी। बाकी आपको कोई और बहुत सेक्टर यहाँ पर परेशान करने वाले नहीं है। डिप पर मौका आपको मिलेगा। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और बीच में आपसे सवाल पूछते रहेंगे। पहला सवाल जो है वो विशाल यादव जी का है। वो पूछते हैं ओएनजीसी में अब क्या करना है? ग्लोबल क्रूड प्राइसेस की अगर हम बात करें यहाँ पे रवि जी, तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिली कल क्योंकि ओपेक प्लस नेशंस जो है उन्होंने सरप्राइज दे दिया है क्योंकि वो आउटपुट बढ़ाने वाले हैं और एक तेज रिएक्शन हमने इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे आते हुए देखा। तो ऐसे में अब ओएनजीसी पे भी झटका लगा। आपके स्क्रीन पे है करीबन 7% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। 227 के आसपास का लेवल है। जानना चाहते हैं कि इस महीने में ये क्या वापस उभर सकता है या फिर आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पूरे ऑयल और मार्केट पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 215 210 के आसपास इसका बॉटम बनता हुआ वापस नजर आएगा। पुल बैक यानी कि वापस से अगर रिवर्सल आता है तो
245 के लेवल, 250 के लेवल आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तो जो आज 7% की गिरावट है, ये गिरावट थोड़ा सा पैनिक जरूर कर रही है, लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बने रहें, जल्दबाजी ना करें, वही ज्यादा अच्छा है। और अगर हम HPCL, BPCL, IOC की बात करें तो वहां पे ये पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक नीजर्क रिएक्शन में सभी क्रूड के दाम गिरे हैं, हो सकता है कि उनको इन्वेंट्री पे लॉसेस हों। उसके चलते आप क्या कहेंगे, क्या वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं टू दीज अपस्ट्रीम कंपनीज? देखिए, अगर इसमें कंपैरिजन करें तो सबसे जो स्ट्रांग दिखाई देता है कैंडिडेट वो है IOC, और उस पे आप देखिए उसका इम्पैक्ट भी काफी कम देखने को मिला। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइसेस का वोलेटिलिटी का सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से अग्रेसिव हैं, और आगे जो है इनमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है, लेकिन इनको डिप पे, सौदे पे काटने पे कोई फायदा नहीं है। यानी कि वापस से तेजी का मोमेंटम, जब मार्केट गिर रहा होता है तो मार्केट कुछ भी नहीं देखता है, चाहे अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिरने की होड़ में लग जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यही सर देखना है कि जो कंपनियां स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रही हैं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे हैं, साथ ही जो टेम्परेरी इंपैक्ट आता है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो इंपैक्ट यहाँ पर आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। जी, रवि जी का ही सवाल है, वो ले लेते हैं। GMR एयरपोर्ट पे उनका सवाल है, 94 रुपीज की खरीद है, और उनका पास रेणुका शुगर्स है, 43 रुपीज की खरीद है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय मांग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या इनके भाव वापस इन लेवल्स पे आ सकते हैं? देखिए, GMR तो जरूर आ सकता है, और मुझे लगता है कि करंट लेवल के हिसाब से देखें तो 75 के आसपास आता है। थोड़ा एवरेज कर लीजिए, जिससे कि आपके प्राइसेस का एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। जल्दी आपको 88 और 90 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आप इंतजार कर सकते हैं। रेणुका शुगर थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकता है, और इस समय के लेवल्स पे अगर रेणुका शुगर में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर और देखने को मिल सकती है। लेवल्स जहां तक देखें तो 23-24 रुपए के आसपास आ सकते हैं। तो अभी की स्ट्रैटेजी में अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर ये 25 के नीचे जाता है तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, और इसकी जगह पे फिर दूसरा कोई स्टॉक सजेस्ट करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन तब तक अभी 25 जब तक नहीं टूटता है तब तक अभी वेट करें, 25 टूटते ही आपको वापस से तंग करें। दीपक का सवाल है, और सवाल है टाटा मोटर्स पे। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 665। पूछ रहे हैं क्या करूं? देखिए, टफ कॉल है, क्योंकि अभी 580 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शायद अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म की कॉल लीजिए और यहां पर होल्ड करके रखिए, लेकिन एवरेज मत करिए। ये एवरेज करने का टाइम नहीं। 580 आता है, पूछिएगा, वहां पर एवरेज करने का मौका होगा तो जरूर करेंगे। 580 नोबडी वुड हैव थॉट। कुछ ही महीने पहले ये 1000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे थे टाटा मोटर्स में, एंड इट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, नियरली हाफ नाउ। मोहित यादव का सवाल है प्रकाश पाइप्स पे। प्रकाश पाइप्स वो माफ कीजिएगा 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, इस स्टॉक पे आपकी राय मांग रहे हैं। मैम, प्रकाश पाइप ही क्यों 5 साल के लिए होल्ड करना है? होल्ड करना है तो कोल इंडिया होल्ड करिए, गेल होल्ड करिए, IOC होल्ड करिए, जो डिविडेंड के साथ आपको वेदांता होल्ड करिए, खुशी देते रहेंगे। प्रकाश पाइप वो स्टॉक नहीं है जिसे आप इतना लंबा होल्ड करें। जी, तो आप एग्जिट की सलाह देंगे यहाँ पे? जी, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। लेवल्स को अभी अगर यहाँ पर वॉच करने की कोशिश करें तो शायद कम से कम 20 से 25 रुपए का पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि एग्जिट ही करना ज्यादा अच्छा है। आपके पास ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, आप उनमें से कोई भी ले लीजिए, इससे तो सस्ते ही मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पर आपको ज्यादा अच्छी रैली मिल सकती है। फिलहाल प्रकाश का कोई प्रकाश चल नहीं रहा है, यानी कोई उसका उजाला बन नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से दूरी बना लीजिए। जी, उजाला तो कहीं नहीं दिख रहा रवि जी, अभी सब जगह ट्रम्प ही ट्रम्प दिख रहे हैं। अविनीश जी का सवाल है। हर रात के बाद उजाला दिखता है, हर रात के बाद उजाला ही होता है, बस वो रात लंबी नजर आती है। तो अभी मुझे लगता है कि ये रात लंबी है, लेकिन उजाला तो जरूर दिखाई देगा। जी, अवनीश का सवाल है, हेलो रवि सर, आपको मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एरिडा में 155 का रेजिस्टेंस है, अगर उससे नीचे जाए तो क्या करें? मेरे खरीद का स्तर है 195 रुपए, मैं एवरेज करूं, क्या करूं बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आपने खुद ही जवाब दे दिया, और मैं समझता हूं कि
150 और 152 के आसपास, जो 55 के लेवल हैं, इन लेवल्स पर अगर थोड़ा एवरेज कर सकती हैं तो कर लीजिए। लेकिन आपको 195 नहीं, लेकिन आपको 165 के आसपास के भाव जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी भी जहां पर मैं पहले भी कह रहा था एवरेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो 1-2 दिन का मोमेंटम है ना, इसमें अभी जी। वेट कर लीजिए, क्योंकि इस समय अच्छे से अच्छा स्टॉक जो है वो मोमेंटम में डाउन जा रहा है। तो यहां पर थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है 150 आपके लिए जो भाव है वो अच्छा भाव है, वहां पर जरूर एवरेज किया जा सकता है। थोड़ा पेशेंस रखेंगी तो आपको वापस अपसाइड में 165 175 के भाव आएंगे, तो आप जल्दी निकल सकते हैं। ओके मोहित पाल सिंह जी का सवाल है, लुधियाना से हमें लिखते हैं 50 शेयर उनके पास टीसीएस के है @ 3166 पर शेयर, टाइम होराइजन 3 साल का है। आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं, क्या वो इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं और पैसा डालना सही रहेगा आईटी स्टॉक में इस समय, रवि? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने के लिए आईटी स्टॉक को विदा कर दीजिए। और फिर से मैं स्टॉक के नाम बता देता हूं जिनसे कि दूरी बनानी है। टीसीएस देखिए, कोई डाउट नहीं, एवरेज करना है, वेट कर लीजिए। 2800 के आसपास आएगा तो एवरेज करेंगे। अब आप कहेंगे क्या लेवल्स दे रहे हैं, 3300 का लेवल चल रहा है और 2800 का लेवल दे रहे हैं। बिल्कुल, वो लेवल्स आएंगे तभी एवरेज बनता है। बाकी कहने से समझ में आता है कि अभी फिलहाल गिरावट होगी। किससे दूर रहना है? टेक महिंद्रा से दूर रहिए। विप्रो से तो बिल्कुल दूरी बनाकर रख लीजिए। डब्लू लास्ट में आता है, डब्लू अपने स्टॉक की लिस्ट से बाहर कर लीजिए। दूसरा, यहां पर अभी के हिसाब से अगर मोमेंटम देखते हैं तो मुझे लगता है इन्फोसिस अब आपका साथ नहीं देने वाला, मल्टी बैगर की जगह मल्टी बेगर बना सकता है। तो थोड़ा दूरी बनाकर रखिए 6 महीने तक। यहां पर अभी आईटी स्टॉक्स की तरफ मत देखिए। आपने तो बिल्कुल डरा दिया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रवि जी, क्योंकि रिसेशन के फेयर्स जो है एक बार यूएस में फिर से उभरने लगे हैं। और रिसेशन आता है या नहीं, लेकिन कंपनीज जो है वो अपनी आईटी स्पेंड्स को पोस्टपोन कर देती है। वो एक दिक्कत हो सकती है इन कंपनीज के लिए। रिसेशन की तो दूर की बात है, बट एक मैम, क्लैरिटी। जी, आपके साथ शो करते हुए मुझे लग रहा है कि ये जागरण पे 1.5 साल से ऊपर हो गया, 2 साल लगभग होने वाले हैं। आप बिलीव करिएगा कि इन 2 सालों में मैंने कभी कोई आईटी शेयर बाय दिया वेरी ही ट्रू, नहीं है, अगर आपको याद हो तो। और वेरी मैंने ट्रू। हमेशा उन लेवल्स पर निकालने की कोशिश की है जो हायर लेवल थे। आज देखिए 2 साल में रिटर्न छोड़िए 40% फंड साफ हो गए। तो जी, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा समझ कर ही निवेश करें, सेंटिमेंट पे निवेश ना करें। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल याद है, आप जोमेटो की भी बात याद है कि आप खाना खा लीजिए, ऑर्डर करिए, लेकिन उसमें निवेश ना करें। एंड दैट इज द पॉइंट। 280 के आसपास आपने कहा, 260-80 के आसपास आपने कहा था मुनाफा वसूल लीजिए, एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस स्टॉक जोमेटो। और अब 200 के आसपास आपको मिल रहा है इस समय। मोहित व्यास का सवाल है, वो पूछ रहे हैं, रवि सर मेरे पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स है जो मैंने 7080 के लेवल्स के आसपास खरीदे हैं। एवरेज प्राइस है वो, सो व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टॉक काफी अच्छा है। 8500 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो कम से कम 50% पोजीशन जरूर काट लीजिएगा, क्योंकि वहां पर डिसाइड होगा कि इसके और लेवल्स क्या नीचे जा सकते हैं। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि एक बार में गिरने वाला नहीं है। फिलहाल अभी के मोमेंटम में एक बार 8500 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर लेवल ट्रिगर होते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और बहुत जल्दबाजी नहीं करिएगा, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा एक बार कॉल लीजिएगा, हो सकता है उन लेवल्स पर रुक अगर जाता है तो फिर से पोजीशन पे एंट्री करी जा सकती है। लेकिन बुक करने के लिए स्टॉप लॉस 8500। बिल्कुल, एनबीएफसीज के लिए जो है अभी फिलहाल का समय ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि ब्याज दर कटौती की संभावनाएं बढ़ रही है, जो इनके लिए काफी पॉजिटिव होता है, एज फार एज बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स दे फॉल। और सभी एनबीएफसीज अब देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, फिनसर्व हो, श्रीराम हो, अन्नापुरम हो। ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग वेल। और ये माना जा रहा है क्योंकि ये डोमेस्टिक स्टोरीज है, तो इन पे ज्यादा प्रभाव जो है इंटरनेशनल न्यूज का या इंटरनेशनल टैरिफ्स का या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी का नहीं होगा। सो आपको राय तो रवि सर ने दे ही दी है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है नारायण मालपानी जी का। वेदांता, उनकी बाइंग प्राइस है 485, क्वांटिटी है 2500। हिंदुस्तान जिंक बाइंग रेट इज 460, क्वांटिटी इज 3500। व्हाट टू डू सर, शैल आई एड मोर एट करंट लेवल्स एंड एनी टारगेट्स प्लीज एडवाइज। आज तो मेटल सेक्टर में हाहाकार मची हुई है। आप वेदांता को देखिए 404 के स्तर पे 8% नीचे कामकाज करते हुए। हिंदुस्तान जिंक में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। नाल्को इज डाउन नियरली 6 to 7%। कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए।
रवि सर, क्या करना है वेदांता में और हिंदुस्तान जिंक में? देखिए, वेदांता जैसा ये एवरेज करने के लिए पूछ रहे हैं, 380 का लेवल जो है वो एवरेज करने के लिए अच्छा है। पैनिक मत होइए, थोड़ी सी टेम्परेरी गिरावट दिख रही, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपको अगर आप होल्ड करके रखते हो तो डिविडेंड से खुश रखता है, और सबसे डिविडेंड जी में अच्छा स्टॉक यही एक माना जाता है। जी। दूसरा, आपने हिंदुस्तान जिंक की बात की, देखिए उसमें भी मैं अभी एवरेज करने की राय नहीं दे रहा, लेकिन 410 405 के आसपास आता है तो एवरेज की वहां पर राय बनेगी। तब तक के लिए भी होल्ड करके रखिए सर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन आपको नुकसान, आपका रिकवरी भी उसी हिसाब से होती हुई नजर आएगी। जब करेक्ट। सही टाइम आएगा तब एवरेज करिए। इस पैनिक में अगर एवरेज करेंगे, कल को वापस से जब 410 415 के लेवल दिखाई देंगे तो आप और डरते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी ना करते हुए एक स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो फायदा मिलेगा। और अभी जी जो मैटर करता है वो है क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। अगर दोनों ही स्टॉक्स की बात करें तो क्वालिटी इज गुड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। जी देखिए, ये अगर आप आगे की स्टोरी लिखेंगे तो उनमें वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन सब की स्टोरीज में नाम रहेंगे। आपने टॉप स्टॉक्स बाय कर रखे, टॉप 500 स्टॉक की लिस्ट देखें तो जी उनमें आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। मोहित जी का सवाल है, और सवाल है रिलायंस पे और टाटा स्टील पे। मुझे दोनों ही स्टॉक्स लेने हैं, पर मैं किन लेवल्स पे खरीदूं? फिलहाल 2 हफ्ते तक छुट्टी घूम आइए, आगे अभी छुट्टियां आ रही हैं, उसके बाद मार्केट देखिएगा। जी, तो टाटा स्टील और रिलायंस से दूरी रहिए, करेक्ट? बिल्कुल, 2 हफ्ते की दूरी बनाकर रखें, उसके बाद एंट्री करेंगे। मार्केट का फीवर में कहीं ऐसा ना हो आपको फीवर पकड़ जाए। अभी बियरिश फीवर है तो यहां पर थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। जी। अ, श्रीलता जी का सवाल है हैदराबाद से। वो लिखती हैं बॉम्बे डाइंग है उनके पास, 138 के प्राइस पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया उनके पास है जो उन्होंने 114 के प्राइस पे एक्यूमुलेट किया है। 6 महीने का व्यू रखती हैं और आपसे सलाह मांग रही है दोनों ही स्टॉक्स पे। देखिए, बॉम्बे डाइन अभी आने वाले जून तक आप होल्ड कर कर रखिए। मुझे लगता है एवरेज करना है तो भी बाइंग प्राइस अगर देख रहे हैं तो 125 के आसपास थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। 158 से 165 ये लेवल्स आपको आने वाले जून के एंड तक आपको शायद देखने को मिलेंगे, तो पैनिक नहीं है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। दूसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं तो देखिए, आपने किसकी राय पे लिया ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिलहाल रेस्टोरेंट ब्रांड में कुछ खास जम नहीं रहा है। इसकी जगह पे एक स्टॉक अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी के आसपास घूम रहा है, वो है जीएमआर एयरपोर्ट। अच्छा लगता है, ले लीजिए, उसको स्विच कर लीजिए, वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। नहीं समझ आ रहा, एनएचपीसी पे स्विच कर लीजिए, वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इसमें दम नहीं है। ओके। नीरज गर्ग का सवाल है, नहीं, अंकुर मोदी जी का पहले सवाल ले लेते हैं। सर, ये गिरावट में क्या खरीदना है, कुछ तो बताइए। जब तूफान आता है ना तो उस समय दरवाजा बंद करके घर के अंदर छुपने में समझदारी होती है। अगर सामने बैठ के लड़ेंगे तो कीलें लगेंगी, उससे बचना चाहिए। खरीदारी का मौका है, जो मैं लेवल्स बता रहा हूं उन लेवल्स को देखिए। वो सब 2-4% नीचे के लेवल्स हैं, लेकिन एंट्री बनती है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहां पर एंट्री के लिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको फुल एंट्री नहीं करनी है अभी भी मार्केट में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही पूरी तरह से डाउन है। जी। तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द सेक्टर अगर डाउन हो तो फाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पर इन लेवल्स पर अगर देखता हूं तो आज के मोमेंटम में अगर देख रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोला फाइनेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अप साइड में 1480 1490 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। बाकी छोटे मोटे स्टॉक की तरफ जाएं तो आईटीसी 407 408 के आसपास अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अग्रेसिव जाके लेना ये नहीं करना। 100 रुपए है पॉकेट में, 25 रुपए का माल लीजिए, बाकी 75 रुपए अपनी पॉकेट में रखिए, उसकी गर्मी लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। करेक्ट। नीरज गर्ग का सवाल है, हेलो रवि सर, 1 लाख न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए हिंदुस्तान जिंक, जीएसएफसी, आईजीएल, केआरबीएल, साउथ इंडियन बैंक अभी ले तो ठीक रहेगा? आई मीन द स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट दैट गुड। मैं स्टॉक थोड़े से करेक्ट कर देता हूं। एक तो पहला, आप आईजीएल बिल्कुल आपका ठीक स्टॉक है, लेकिन उसके साथ में आप गेल, कोल इंडिया और यहां पर मॉर्फन लैब, ये स्टॉक्स चूज कर लें, ज्यादा बेटर। मॉर्फन लैब क्यों?
देखिए मॉर्फन लैब इस समय अगर देखा जाए तो मॉर्फन लैब का जो कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से उनको अप्रूवल्स यहाँ पर मिल रहे हैं और यूएस से ही अप्रूवल्स मिल रहे हैं तो उसका फायदा आगे मिलेगा। और चूंकि मुझे मैम छोटे स्टॉक्स थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं जो बड़े धमाके कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि 45 से 50 की रेंज में अगर एकुमुलेट करें तो 70-75 के लेवल टेस्ट हो जाएंगे और जो कि रिटर्न के हिसाब से मुझे बहुत सेटिस्फाई करें। मॉर्फन लैब रवि जी की पसंद जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इस समय बनी हुई है। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है और सवाल है दो स्टॉक्स पे। एक ही स्टॉक पे है, अमरा राजा बैटरीज 1230 की खरीद, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या करें? अब देखिए थोड़ा सा आपको पैनिक तो दे रहा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बैटरी के स्टॉक्स अभी थोड़े सा और आपको पैनिक दे सकते हैं, तो होल्ड करके तो रखिए लेकिन एवरेज मत करिए क्योंकि यहां पर अभी एवरेज का टाइम नहीं है। 1-2 वीक के बाद एवरेज के लिए सोच सकते हैं। लेवल्स के हिसाब से देख रहे हैं तो 880 के लेवल्स पर एवरेज करने के हिसाब से शायद उन लेवल्स पर अगर कंसोलिडेट करता है, रुकता है तो बनता है, नहीं तो नहीं बनता। पर आप सोच रहे होंगे मैं एग्जिट की राय क्यों नहीं दे रहा। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने निवेश किया इसलिए नहीं दे रहा, वोलेटिलिटी का फायदा यहाँ पर धीरे धीरे करके मिलेगा तो एवरेज कर लेंगे लेकिन 900 के आसपास। और मैम आप तो रैपिड फायर की तरह राउंड पे आप सवाल पूछ रहे हैं, सांस भी नहीं लेने दे रही। चलिए मैं आपको सांस लेने दे देती हूँ। ये बताइए कि इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में पैसा डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए जाना सही रहेगा, इफ देयर इज अ न्यू इन्वेस्टर जो इस गिरावट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए निवेश करना चाहे? देखिए इस समय ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज म्यूचुअल फंड को लेकर के लोगों को बड़ा जो है वो क्रेज रहता है उस पे इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले मैं आपको 6 दिन की स्टोरी बताऊं तो 16,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। और म्यूचुअल फंड में अब आप कहेंगे प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, मार्केट गिर रही। उनका लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे का मतलब है वो 10-10 5-5 साल से पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आज प्रॉफिट में ही है। हाँ ये है कि बड़ा प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाया, लालच बड़ा था लेकिन छोटा हो गया। अब बात करते हैं अभी क्यों अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अभी गिरावट की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, मतलब डाउन साइड अभी जाने के हालात यहां बन रहे हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड थोड़े से प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशंस को एक्युमुलेट करने के लिए हल्की कर रहे हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड इस समय बहुत सोच समझ कर निवेश करिएगा। आलतू फालतू के म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल निवेश नहीं करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे आलतू फालतू के म्यूचुअल फंड कौन से हैं। बहुत से लोग मैं नाम नहीं लेता हूं, बहुत से लोग कहते हैं ये रॉकेट साइंस लगा करके म्यूचुअल फंड बना, इसमें इतना रिटर्न आ जाएगा, समझ रहे होंगे इशारों को। उस पे निवेश कर दें, अच्छा मिल जाएगा। पता चला स्टॉक जाके देखिए तो कचरा स्टॉक का बास्केट बना हुआ है। उन सबसे दूर रहिए। लेना है तो लार्ज कैप को लीजिए क्योंकि वो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के भाव पे मिल रहे हैं, उनमें निवेश करने में ज्यादा अच्छा है। लेकिन चालाक रहिए, पूरी तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश मत कर दीजिए। पूरा साल बाकी है और अगले साल मार्च तक आपको देना है कि म्यूचुअल फंड पर निवेश करके टैक्स कितना सेव करना है, तो अभी दिसंबर तक थोड़ा अवॉइड रखिए जी। सुधेंद्रा का सवाल है। सुधेंद्रा जी ने कैनरा बैंक के शेयर खरीदे हैं, 95 के प्राइस पे खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, आपसे सलाह मांग रही हैं। बिल्कुल होल्ड करके रखिए और करंट लेवल पर भी थोड़ा एड ऑन करना हो तो 88 के लेवल पर एड ऑन जरूर कर लीजिएगा। और 20-30% ऐड करेंगे तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म पर टारगेट 120-125 तक के देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ओके। सुचिता देवी जी का सवाल है लेमन ट्री होटल्स पे, और ये एक सेक्टर है जो इट्स अ डोमेस्टिक स्टोरी ओनली और ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन रवि जी बताएंगे क्या करना चाहिए। फ्रेश एंट्री उन्हें लेनी है लेमन ट्री होटल्स में, जानना चाहते हैं क्या उन्हें खरीदना चाहिए, और उनका जो एक्सपोजर है वो MMTC के शेयरों में है जहां उन्हें 50% लॉस हो रहा है। देखिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री में उतना दम नहीं होता जितने हम चमक देखते हैं। हम जाते हैं होटल में और हमें लगता है कि यार इसमें इन्वेस्ट किया होता तो बढ़िया था, क्या बात है, लेकिन अंदर से बड़े खोखले से फंडामेंटल होते हैं। देखिए लेमन ट्री की जहां तक बात करें, अगर पूरे होटल चेन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मई जून में इस बार वापस से मोमेंटम गेन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी के हालात में मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मई और जून के लिए बुक कर रहे हो तो एक बार फोन करके ये भी पूछ लें कि तुम्हारा स्टॉक भी खरीदूंगी तो उसका डिस्काउंट दो, तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपका स्टॉक भी खरीद रहे हैं और वापस आपके होटल में भी आके पैसे दे रहे हैं,
तो थोड़ा सा स्टॉक पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है डिस्काउंट अभी यहाँ पर दिखाई देगा और 125 तक के टारगेट आएंगे। 125 आता है तो बाय की रणनीति बनेगी, नहीं तो आज हम खड़े हैं 4 अप्रैल पे, हम लोग वापस शो करते रहेंगे। 15 अप्रैल के बाद स्ट्रैटेजी बनाइएगा तो शायद अच्छा होगा। जी। एक और सवाल है जो है KNR कंस्ट्रक्शंस पे 317 के लेवल पे उनकी एवरेज नहीं दो, हाँ आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिटन 317 एंड 218 का बिल्कुल सवाल जो क्लियर नहीं है। आई थिंक उनकी बाइंग इज 218 के आसपास का लेवल पे खरीदा है। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं कि KNR कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म पे स्टॉक बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, लेकिन मार्केट की जो इस समय लाली छाई हुई है उस लाली में ये स्टॉक चल नहीं पा रहा। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म आपका 3 से 5 साल का विजन है तो ये स्टॉक आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आपको ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। वापस से 280 और 320 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 8 महीने तक लग सकता है, 8 महीने से 12 महीने तक का समय लगेगा, लेकिन ये स्टॉक पे घबराने का जरूरत नहीं है। ओके। अंकुर सक्सेना जी हमें लिखते हैं मुरादाबाद से। रवि जी आपको प्रणाम है और पूछते हैं CDSL के बाइंग लेवल और सेलिंग टारगेट्स क्या हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फॉलो करते हैं CDSL और BSC और MCX। मैं तीनों इसलिए लेता हूं क्योंकि एक ही कैटेगरी के लगभग स्टॉक आते हैं और इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। CDSL को अगर बाइंग करने की सोच रहे हैं तो 1150 1120 से बाय करिए, लेकिन 1400 1380 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और BSC और MCX से अभी दूर रहिए, वापस से रैली हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। 500-700 पॉइंट साफ हो जाते हैं तो हम अपनी सफाई वहां पर एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके। अखिल मंडल का सवाल है, वो पूछ रहे हैं गेल पे। गेल का एवरेज बाइंग प्राइस उनका 200 रुपए का है। वो पूछ रहे हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, गिरावट पे और खरीद लूं? 165 172 ये दो लेवल्स नोट करके रखिए। इन पे जब भी मौका मिले इसको छोड़िए नहीं, खरीद के रखिए। जी। सुधेंद्र का एक और सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि PSB बैंक्स में क्या करना चाहिए। अच्छा, आई गेस इट्स पंजाब एंड सिंध बैंक, नॉट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पंजाब एंड सिंध बैंक में बहुत तेज गिरावट देखी है हमने और आज भी ये गिरा ही हुआ है करीबन 9%। 27 रुपए का लेवल पहुंच चुका है। क्या सलाह देंगे आप रवि जी? देखिए यहाँ पर चूंकि स्टॉक में न्यूज है उसका एक इम्पैक्ट है, और वही मैंने कहा जब गिरावट का तूफान हो तो थोड़ा बचना चाहिए। इस समय पंजाब एंड सिंध बैंक पे थोड़ा सा वेट करिए, एवरेज मत करिए, थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए प्राइसेस को, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे। पैनिक जरूर है लेकिन आप पैनिक मत होइए, थोड़ा इंतजार करिए। 1-2 वीक के बाद एक बार फिर से एक बार पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। किरण नायकवाड जी का सवाल है, वो पूछ रही हैं CG पावर में मुझे क्या करना है, मेरा लॉन्ग टर्म बाय प्राइस है 79 रुपीज। देखिए CG पावर आपने क्यों चूज किया ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने नीचे लिया था तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए था। फिलहाल होल्ड करके रखिए। 680 और 700 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे 2-4-6 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है होल्ड करके। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ रवि सर, आई नो यू आर अब थक चुके हैं। धर्मजीत जी का सवाल है और ये सवाल है BEL और IRFC पे। BEL और IRFC में एंट्री पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए BEL पे अगर एंट्री करने के लिए देख रहे हैं तो अभी वेट कर लीजिए। 265 रुपए के लेवल के आसपास एंट्री बनती है, प्रॉफिट बुकिंग चालू है और अभी थोड़ी और बढ़ेगी। 275 पे सपोर्ट लेगा, वहां से पुल बैक करेगा, लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा। 265 से पहले एंट्री नहीं बनती। दूसरा IRFC की यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए IRFC 125, 120, 122 ये लेवल्स पे पार्शियल एंट्री करना बनता है, लेकिन एंट्री 25 से 30% से ज्यादा मत करिए। मैक्सिमम लोअर साइड 118, 115 का दिख सकता है, वहां पर आता है तो फुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका विजन यहां से कम 6 से 8 महीने का हो, जिससे कि आपको अच्छा एक बेहतर प्रॉफिट मिल सके।
सवाल तो बहुत सारे हैं रवि सर, और कुछ ऐसे सवाल है जो रेपिटेशन में भी है, लाइक रीना का सवाल वेदांता पे है, उसको हमने आंसर कर दिया है। प्लीज आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल बजाज फाइनेंस पे है। राजकुमार जालान जी का सवाल भी बजाज फाइनेंस पे, हमने इसको भी एड्रेस किया था प्रोग्राम के दौरान, शायद आप तब नहीं जुड़े हों। प्लीज आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो रवि सर को हम और नहीं बांध के रख सकते बिकॉज ही इज टायर्ड। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आपके जितने भी सवाल रह गए हैं या तो अगले हफ्ते रवि सर से ही पूछेंगे, नहीं तो फिर मंडे को जब हम फिर से मिलेंगे तब हम आपके सवाल ज़रूर लेंगे। तो आपने अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको लंबी अवधि में फ़ायदा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।